अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। जैसे कि हमने कल जो एनाटमी का जो थोरेक्स पार्ट 1 था वो हमने स्टार्ट किया था, तो उधर हम जो रिब्स और कोस्टल कार्टिलेज की जो मूवमेंट हैं उनकी मतलब कि टाइप्स जो मूवमेंट होते हैं कि जो जॉइंट्स थे उनके वो पढ़ा था कि कौन कौन से जॉइंट कौन कौन से मतलब टाइप के हैं। ठीक है, उनमें से उनकी जो होती है कौन कौन सी मूवमेंट होती है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे थोरेसिस ओपनिंग। अब ये देखेंगे कि थोरेक्स में जो है ना वो कौन कौन सी ओपनिंग होती हैं। ठीक है, अब कहता है कि कुछ न्यूमरस गैप होते हैं जो कि क्या करते हैं, जो कि हमारे जो थोरेक्स को दूसरे पार्ट जो होते हैं ना बॉडी के उसके साथ उनको कनेक्ट करके रखते हैं। ठीक है, अब इधर क्या होते हैं कि लार्ज अपर्चर्स होते हैं अपर और लोअर लिमिट में थोरेक्स के में, जहाँ क्या होता है कि हमारे इंटरकोस्टल जो स्पेसेस होती हैं वो सेपरेट करती हैं एडजेसेंट रिब्स में। ठीक है, मतलब कि ओपनिंग्स होती हैं जो कि क्या करती हैं, जो को गैप्स होते हैं जो कि हमारे थोरेक्स को दूसरे जो रीजन्स होते हैं ना बॉडी के उनके साथ उनको कनेक्ट करके रखते हैं। सबसे पहले हमारा है थोरेसिस अपर्चर। अब ये जो थोरेसिस अपर्चर है ना, इसमें ये कह रहा है कि जो हमारी जो चेस्ट कैविटी है ना वो हमारी जो नेक का जो रूट होता है उसके साथ कम्युनिकेट करती है एक ओपनिंग के ज़रिए, जिसे हम कहते हैं सुपीरियर थोरेसिस अपर्चर और थोरेसिस आउटलाइन। मतलब कि जब चेस्ट कैविटी हमारी जो नेक का जो रूट है उसके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं एक ओपनिंग के ज़रिए, नैरो ओपनिंग के ज़रिए, उस ओपनिंग को हम कहते हैं सुपीरियर थोरेसिस अपर्चर या थोरेसिस आउटलेट। ठीक है, अब इसको आउटलेट क्यों कहते हैं कि इसको आउटलेट इसलिए कहते हैं क्योंकि इस इधर से हमारे जो इम्पोर्टेंट जो वेजल्स हो जो नर्व्स होते हैं ना वो इमर्ज होते हैं, जो कि इमर्ज होकर कहाँ इंटर हो जाती है, नेक और अपर लिम्ब में हमारे में इंटर हो जाती हैं। अब इधर कहता है जो हमारी जो फर्स्ट थोरेसिस वर्टिब्रा की जो बॉडी होती है ना वो हमारी इस थोरेसिस आउटलेट की पोस्टीरियर बाउंड्री बनाती है। ठीक है, अब इसके अलावा जो फर्स्ट रिब के जो मीडियल एजेस हैं और जो कोस्टल कार्टिलेज हैं वो इसकी लेटरल बाउंड्री बनाती हैं। और इसके अलावा हमारा जो सुपीरियर मार्जिन होता है मैन्यूब्रम स्टर्नी का वो इसका एंटीरियर बाउंड्री बनाती है। ये मतलब कि रिलेशन बता रहा है कि इस थोरेसिस आउटलेट के पोस्टीरियर क्या है, पोस्टीरियर इसके है हमारा जो फर्स्ट थोरेसिस वर्टिब्रा है उसकी बॉडी इसके पोस्टीरियर है। इसके अलावा जो फर्स्ट रिब की जो रिब एजेस हैं और कोस्टल कार्टिलेज वो इसकी लेटरल बाउंड्री बनाते हैं। और हमारा जो मैन्यूब्रम स्टर्नी है इसका जो सुपीरियर मार्जिन होता है वो इसका एंटीरियर बाउंड्री बनाती है। अब ये कहता है कि ये जो आउटलेट है ना ये एक ओब्लिगली होता है। ठीक है, और इसकी जो फेस होता है ना वो अपवर्ड होता है और फॉरवर्ड, मतलब कि इसकी जो फेस होगी वो अपवर्ड होगा और ये फॉरवर्ड की डायरेक्शन में होगा। और ये किस किस को कन्वे करके जाता है, इसोफिगस, ट्रेकिया और कुछ वेजल्स और नर्व्स को कन्वे करके जाता है। ठीक है, अब ये कहता है कि इसी की मतलब कि इसमें एंगल टिल्टिंग होती है इसकी ओपनिंग में, मतलब कि जिसकी वजह से जो हमारी जो लंग्स की जो एपेसिस हैं और जो प्लूरा है ना वो हमारे जो रूट में अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये था। अब ये था सुपीरियर, हमने थोरेसिस आउटलेट पढ़ा। अब है इन्फीरियर थोरेसिस अपर्चर। जब थोरेसिक कैविटी हमारी एब्डोमेन से कम्युनिकेट करे एक ओपनिंग के ज़रिए, लार्ज ओपनिंग के ज़रिए, उसे हम कहते हैं इन्फीरियर थोरेसिक अपर्चर। उधर क्या था कि हमारी जो थोरेसिक कैविटी थी वो हमारा जो नेक का जो रूट था उसके साथ कम्युनिकेट कर रही थी एक नैरो ओपनिंग के ज़रिए। इधर एक थोरेसिक कैविटी कम्युनिकेट करती है हमारी एब्डोमेन के साथ किसके ज़रिए, लार्ज ओपनिंग के ज़रिए, जिसको हम कहते हैं इन्फीरियर थोरेसिक अपर्चर। अब कहता है जो हमारे जो 12th जो थोरेसिस वर्टिब्रा है ना उसकी जो बॉडी है वो इसके पोस्टीरियर बाउंड्री बनाती है। ठीक है, और इसके अलावा जो हमारे जो मार्जिन होते हैं कोस्टल मार्जिन है, ठीक है, उनकी जो कर्विंग होती है वो इसकी लेटरल बाउंड्री बनाती है। और हमारा जो एक्सटर्नल जॉइंट जो होता है वो इसका एंटीरियर बॉर्डर बनाता है। अब ये कहता है कि जो डायफ्राम होता है ना, डायफ्राम वो इस इन्फीरियर जो अपर्चर है इसको क्लोज करके रखता है। अब ये कहता है कि इसमें स्ट्रक्चर्स जो कि पास होते हैं थोरेसिस और एब्डोमिनल कैविटीज़ में, उसमें से कौन कौन से, एसोफेगस, एओर्टा, वो क्या करते हैं, वो हमारा जो डायफ्राम मसल होता है उसको पैर्स करके जाते हैं। ठीक, पैर्स करते हैं या उधर उसके अराउंड, मतलब कि या इसके डायफ्राम के अराउंड जाते हैं, या उसको पैर्स करेंगे या उसके अराउंड वो रहेंगे। ठीक है, ये थोरेसिस आउटनिंग ये दो थे, सुपीरियर थोरेसिस अपर्चर था और इन्फीरियर थोरेसिस अपर्चर था। अब ये सुपराप्लूरल मेम्ब्रेन। अब ये सुपराप्लूरल मेम्ब्रेन है ना, इसमें हम बताएंगे मेम्ब्रेन के बारे में बता रहा है जो कि प्लूरा के सुपीरियर होती है उस ऊपर की तरफ। अब कहता है कि जो हमारी जो थोरेसिस आउटलेट है वो स्ट्रक्चर को ट्रांसमिट करते हैं किस किस के दरमियान, थोरेक्स और नेक के दरमियान। उस स्ट्रक्चर का नाम है एसोफेगस, ट्रेकिया और ब्लड वेसल ETC। ठीक है, अब
ये जो जब पास करेंगे ना, ये मतलब कि जो मिड लाइन होता है उसके क्लोज मतलब के होके पास करेंगे। कहता है कि एक डेंस फेशियल लेयर होती है जिसे हम कहते हैं सुपराप्लूरल मेम्ब्रेन, जो क्या करती है कि जो हमारा जो थोरेसिस आउटलेट होता है उसको क्लोज करके रखती है। कहाँ पे? मतलब किसी भी स्ट्रक्चर की एक साइड पे से ये इनको मतलब कि थोरेसिस आउटलेट को क्लोज करके रखेगी। कौन सी मेम्ब्रेन? सुपराप्लूरल मेम्ब्रेन। ठीक है। अब ये कहता है कि ये जो मेम्ब्रेन है ये टेंट शेप्ड होती है और इसमें फाइब्रस शीट होती है। ठीक है। अब फाइब्रस शीट जो होती है वो इसके मतलब जो हमारा जो फर्स्ट रिब का जो मीडियल बॉर्डर है उसके लेटरली होगी। ठीक है। और हमारा जो फेशिया होता है जो कि उसके मीडियल होगी, जो कि पास करेगा कहाँ से? थोरेक्स से लेके नेक तक जाएगा। ठीक है। अब जो हमारी जो ट्रांसफर प्रोसेस का जो टिप होगा और इसका जो सेवन सर्विकल वर्टिब्रा के जो ट्रांसफर प्रोसेस होगा उसके टिप तक चली जाएगी। अब ये सुपराप्लूरल मेम्ब्रेन का काम क्या है कि इसका काम क्या है, वो फंक्शन है। ये क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है जो कि अंडरलाइंग जो सर्विकल प्लूरा है उसको प्रोटेक्ट करती है। और हमारे जो इंट्रा थोरेसिस प्रेशर मतलब कि जो थोरेक्स का जो इंट्रा जो प्रेशर होता है ना उसको रेजिस्ट करती है कि उसमें कोई भी चेंजिंग ना आए। कब करती है? जब कोई भी रेस्पिरेटरी मूवमेंट होगी, मतलब कि जब रेस्पिरेटरी मूवमेंट होगी ना तो थोरेक्स वाला जो हमारा इंट्रा जो थोरेसिस प्रेशर है उसको चेंज होने नहीं देती। ये है सुपराप्लूरल मेम्ब्रेन। अब है इंडोथोरेसिस फेशिया। ये जो फेशिया है ना ये एक लूज कनेक्टिव टिश्यू का एक लेयर है। ठीक है। जो क्या करती है? जो कि हमारे जो पैरेटल प्लूरा है उसको सेपरेट करेगी थोरेसिस वाल से। अब ये कहता है जो सुपराप्लूरल मेम्ब्रेन है वो इस फेशिया की थिकनिंग है, मतलब कि जब सुपराप्लूरल मेम्ब्रेन थिकनिंग हो जाएगी तो ये फेशिया बनता है। ठीक है। मतलब कि ये जब फेशिया थिक हो जाती है तो सुपराप्लूरल मेम्ब्रेन बनती है। ठीक है। अब है इंटरकोस्टल स्पेसेस। अब ये जो इंटरकोस्टल स्पेसेस है ना ये एक गैप्स हैं किस किस के दरमियान? एडजेसेंट रिब्स के दरमियान ये एक गैप्स हैं। अब कहते हैं कि एक नीडल ले वो हमारे जो पूरी जो इंटरकोस्टल स्पेस है उसका जो डेप्थ है उसमें से पास करो, वो क्या करेगी? वो 7 स्ट्रक्चर लेयर्स को पेनिट्रेट करके जाएगी। ठीक है। अब इंटरकोस्टल स्पेस में वो हमने क्या देखना है कि इसकी लेयर्स की सीक्वेंस देखनी है कि वो सुपरफिशियल से डीप कैसे हैं। अब सुपरफिशियल से डीप जो सीक्वेंस है लेयर्स की वो ये है कि सबसे पहले स्किन आ जाएगी, उसके बाद हमने पढ़ा है कि सुपरफिशियल फेशिया आता है। ठीक है। उसके बाद हमारा डीप फेशिया आएगा, उसके बाद जो इंटरकोस्टल मसल्स होंगे वो लाई करेंगे उधर इंटरकोस्टल स्पेस में। उसके बाद इंडोथोरेसिस फेशिया जो हमने पीछे पढ़ा था वो आएगा। उसके बाद एक हमारी जो प्लूरा होता है उसके बाहर एक फैटी लेयर होगी वो आएगी, और उसके अलावा पैरेटल प्लूरा आएगा। ठीक है। ये इनकी क्या है? सीक्वेंस है कि ये कैसे कैसे हैं। ठीक है। अब इनकी स्पेसिफिक लोकेशन के हिसाब से जो हमारे जो 3 जो होते हैं हमारे इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो क्या करते हैं? वो मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन है, मतलब कि वो रेस्पिरेशन का काम करते हैं। ठीक है। अब सुपरफिशियल से हम डीप देखें तो हमारे जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल होगा, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल होगा और इनर मोस्ट इंटरकोस्टल मसल होगा। ये 3 टाइप्स हैं। ठीक है। अब जो इनर मोस्ट जो इंटरकोस्टल मसल है वो क्या करेगा? वो इंटरनली लाइन करता है किसको? इंडोथोरेसिस फेशिया को। ठीक है। ये उसको इंटरनली लाइन करता है। और जो हमारा इंटरकोस्टल नर्व्स है ना वो जो ब्लड वेसल्स हैं वो इंटरमीडिएट और डीप लेयर्स जो मसल्स के उसमें से रन करती हैं, मतलब कि जो नर्व्स और ब्लड वेसल्स हैं वो जो इंटरमीडिएट जो और जो डीप लेयर होंगे ना मसल के उसमें से रन करके जाती हैं। अब ये क्या? ये एक स्ट्रक्चर है हमारे इंटरकोस्टल स्पेस का एक सेक्शन है। ठीक है। सबसे पहले हमारा ये आ गया स्किन आ गया। ठीक है। उसके बाद सुपरफिशियल ये फेशिया आ गया। ठीक है। अब ये फेशिया हमारा आ गया। ठीक है। उसके बाद ये मसल्स के बताए हुए हैं। अब ये जो है ना ये कैविटी जो अंदर की तरफ है ये क्या है? प्लूरल कैविटी है, एक स्पेस है। ठीक है। ये हमारा लंग आ गया। अब ये जो 3 चीज़ें हैं ना इंटरकोस्टल स्पेस में, एक इंटरकोस्टल वीन है, इंटरकोस्टल आर्टरी और इंटरकोस्टल नर्व है। अब ये जो पोर्शन है एक हमारा ऑर्गन वाला, ये हमारा विजुअल प्लूरा जो हमने पढ़ा था, और जो हमारा जो थोरेक्स वाल्व वाला जो प्लूरा होता है वो पैरेटल प्लूरा है। अब ये जो हमारे इंटरकोस्टल जो मसल्स हैं उनके बताए हुए हैं कि ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो बाहर की तरफ है, ये इंटरनल इंटरकोस्टल मसल है, ये वाला जो है इनर मोस्ट इंटरकोस्टल मसल है। ये सारे तीनों क्या हैं? मसल ऑफ रेस्पिरेशन है। ठीक है। अब ये जो है दूसरी स्ट्रक्चर है, ये हमारे स्ट्रक्चर्स पेनिट्रेट जब करके जाते हैं जब कोई नीडल पास करती है। ठीक है। अब ये सबसे पहले हम जो सीक्वेंस पढ़ी थी वही वाली सेम है। अब ये स्किन है। ठीक है। अब ये सुपरफिशियल फेशिया आ गया। अब ये सीरेटस इंटीरियर मसल है। ठीक है। अब हम सिरिंज है वो इधर से पेनिट्रेट करके जा रहे हैं। ठीक है।
अब ये मैंने पढ़ा है कि ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल आ गया, ठीक है। अब ये इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, अब ये है ना जो पेरोटल प्लूरा, इसके साथ हमारी एंडोथोरैक्स फेशिया आ जाती है। ये हमारा लंग आ गया, और विजरल प्लूरा जो होता है वो ऑर्गन को कवर करती है। प्लूरल कैविटी जैसे हमने इधर पढ़ी थी वही सेम इधर प्लूरल कैविटी आ गई, ठीक है। ये क्या है कि एक सेक्शन है, ये वाला जो सेक्शन है क्या है कि एक सेक्शन है किसका, इंटरकोस्टल स्पेस का, ठीक है। और जो इसकी जो बी है ना, बी जो स्ट्रक्चर है ये क्या बता रही है कि कौन जब स्ट्रक्चर पेनिट्रेट करते हैं नीडल के ज़रिए, वो स्किन सर्फेस से पेरेटल जो हमारी प्लूरल कैविटी होती है वहाँ तक पहुँचते हैं, ठीक है। ये उनकी स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, जो कि थोरेसिक वाल को। अब इंटरकोस्टल मसल्स हैं। सबसे पहले कह रहा है कि जो हमारे जो 3 जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं ना, जो हमारी जो इंटरकोस्टल स्पेस होती है उसको फिल करते हैं। जो कि इंटरकोस्टल स्पेस को कौन कौन से, मतलब कि 3 इंटरकोस्टल मसल्स मिलके फिल करते हैं। कौन कौन से हैं? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल और इनर मोस्ट इंटरकोस्टल मसल। सबसे पहले जो हमारा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है ना, ये एक तो सुपरफिशियल है तीनों में से, ठीक है। और इसके जो हमारे फाइबर्स होंगे ना, एक तो ये डाउनवर्ड की तरफ होंगे और फॉरवर्ड होंगे, ठीक है। कहाँ से? मतलब कि जो इन्फीरियर बॉर्डर होता है रिब के, उसके अबव होंगे, ठीक है। और हमारा जो सुपीरियर बॉर्डर होगा रिब के, उसके बिलो होंगे। मतलब कि अब एक रिब का बॉर्डर देखा जाए तो जो इन्फीरियर बॉर्डर होगा उसके ये अबव होंगे, और जो रिब का जो सुपीरियर बॉर्डर होगा उसके ये बिलो होंगे। और ये किस डायरेक्शन में होंगे? एक तो डाउनवर्ड की तरफ होंगे और फॉरवर्ड की तरफ होंगे। अब ये जो मसल है ना, वो एक तो फॉरवर्ड की तरफ जाएगा, ठीक है, कोस्टोकोटली के साथ। फिर ये एक वहाँ ये रिप्लेस हो जाएगा एपोन्यूरस के साथ, तो फिर ये बना देगा उधर एंटीरियर इंटरकोस्टल मेम्ब्रेन या एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मेम्ब्रेन बना देगा, ठीक है। ये हमारा एक्सटर्नल हो गया। अब ये इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, ये जो हमारा इंटरमीडिएट है बीच में होगा, और इसके जो मसल्स फाइबर्स होते हैं डाउनवर्ड होते हैं और बैकवर्ड होते हैं। उधर थे डाउनवर्ड और फॉरवर्ड थे, ये है डाउनवर्ड और बैकवर्ड है। और ये जो है ना हमारा जो रिब का जो अपर बॉर्डर होता है उसके ये मतलब कि इंटरनल इंटरकोस्टल मसल बिलो लाई करते हैं, ठीक है। अब ये इनकी ये जो मसल है ये हमारा जो एक्सटेंड करता है ना स्टेनम से बिहाइंड करता है, और हमारी जो एंगल ऑफ द रिब्स होती है उनके इन फ्रंट ऑफ द एंगल ऑफ द रिब से पास हो जाता है। अब जब ये हमारा जो एंगल होती है रिब की उसके बिहाइंड पास होके ये वहाँ ये क्या करेगा, ये मसल रिप्लेस हो जाता है एपोन्यूरस के ज़रिए, ठीक है। उसके साथ ये रिप्लेस हो जाएगा, तो उधर क्या बन जाएगी? पोस्टीरियर इंटरकोस्टल मेम्ब्रेन। एक्सटर्नल जो होता है इंटरकोस्टल मेम्ब्रेन वो इंटीरियर इंटरकोस्टल मेम्ब्रेन बनाता है, और जो पोस्टीरियर जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल है वो हमारा पोस्टीरियर इंटरकोस्टल मेम्ब्रेन बनाता है, कि जब ये मसल क्या होते हैं कि एपोन्यूरसिस से रिप्लेस हो जाते हैं। अब ये जो इनरमोस्ट जो मसल है इंटरकोस्टल, ये तो एक डीपेस्ट है, ठीक है। और ये क्या करता है कि हमारा जो और ट्रांसवर्सस एब्डोमिनल मसल जो होता है उसके साथ इंटी एब्डोमिनल वाल में कॉरेस्पॉन्ड करता है। एक ये कहता है कि एक इनकम्प्लीट मसल लेयर है, ठीक है। इसमें मोस्ट देन वन जो होता है कि इंटरकोस्टल स्पेस होती है, ठीक है। और ये क्या करता है कि इंटरनली जो होता है एंडोथोरैसिक फेशिया जो होती है और जो पेरेटल प्लूरा होता है उसको क्या करता है, उसके साथ इंटरनली लाइन करता है। अब इनर मोस्ट जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं ना, इनके 3 टाइप्स हैं, 3 मसल आ जाते हैं। इसका जो इंटीरियर पोर्शन है उसे हम ट्रांसवर्सस थोरेसिक मसल कहते हैं, इसका जो लेटरल पोर्शन है उसे इनर मोस्ट इंटरकोस्टल मसल कहते हैं, और इसका जो पोस्टीरियर पोर्शन है उसे हम सबकोस्टलिस मसल कहते हैं। अब हो गया कि जो इनके जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं इनके फंक्शन क्या हैं। सबसे पहले जो इनका प्राइमरी फंक्शन है ना, ये क्या करेंगे कि जब ये एक्सप्रेशन होगी ना तो ये जो रिब्स हैं उनकी पोजीशन को स्टेबलाइज करके रखते हैं, और क्या करते हैं अपनी जो इंटरकोस्टल स्पेस होते हैं उसको मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। अब ये क्या करेंगे कि इनका एक्शन एलिवेशन में एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कराते हैं, और डिप्रेशन जो होती है वो हमारे इंटरनल इंटरकोस्टल मसल कराते हैं, ठीक है, जब कोई फोर्स्ड एक्सप्रेशन होती है रेस्पिरेशन। अब इसके अलावा ये क्या करते हैं कि जो हमारी जो टोन होती है इंटरकोस्टल मसल की, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो ये एक तो हमारी जो इंटरकोस्टल स्पेस होती है ये उन्हें क्या करते हैं कि उसको स्ट्रेंथिंग करते हैं, और इसके अलावा हमारा इसको करते हैं कि सकिंग इन और ब्लोइंग आउट ऑफ द टिश्यू को क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, जब कोई भी हमारा इंट्राथोरेसिक प्रेशर जो होता है उसमें चेंजिंग आ जाए। मतलब कि जब थोरेक्स का जो प्रेशर है वो जब चेंज होगा तो ये क्या करेंगे कि जब सकिंग इन और ब्लोइंग आउट ऑफ द टिश्यू को ये प्रिवेंट करके रखते हैं। ये इनके 3-4 फंक्शंस हैं। अब इधर जो नर्व सप्लाई है ना, इसके जो नर्व सप्लाई इनका जो है सीक्वेंस है ना, इसका कोड वर्ड है वेन, VAN। सबसे पहले हमारी इंटरकोस्टल वेन पास करेगी, उसके बाद इंटरकोस्टल आर्टरी पास करेगी,
उसके बाद इंटरकोस्टल नर्व पास करेगी। ये मतलब कि इनकी सीक्वेंस है कि कैसे कैसे पहले कौन सी आएगी, दूसरे कौन सी आएगी, तीसरी कौन। सबसे पहले इंटरकोस्टल वेन आएगी, उसके बाद इंटरकोस्टल आर्टरी आएगी, उसके बाद इंटरकोस्टल नर्व आएगी। ये इनकी अरेंजमेंट देखिए कि इसमें अबव और फॉरवर्ड कैसे होंगे। सबसे पहले इंटरकोस्टल वेन आ रही है, फिर इंटरकोस्टल आर्टरी आएगी और फिर इंटरकोस्टल नर्व आएगी। अब ये थोरैक्स के मसल्स हैं, ये मतलब कि इम्पोर्टेंट है, जो कि मतलब कि जो भी मसल्स हैं उसके टेबल याद करना ज़रूरी है। वैसे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये तो कम आते हैं, ठीक है, और इसमें से एमसीक्यू बन सकते हैं। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस इधर में से तो पहले कभी नहीं आए, लेकिन वो उस मतलब कि एग्जामिनर पे डिपेंड रहते वो कि वो उसकी माइंड ऑफ थिंकिंग कैसी है, ठीक है। तो वैसे जो भी मसल्स हैं वो हमने तैयार करने होते हैं, ठीक है। इधर वैसे होता है कि एक तो मसल का नेम है, ठीक है, उसके बाद उसके ओरिजिन याद करना है, ठीक है, कि वो ओरिजिनेट कैसे हुआ है, और उसकी इंसर्शन मतलब कि वो उधर ख़त्म कहाँ हो रहा है, ठीक है, और मसल को नर्व कौन सी सप्लाई दे रही है, और इसके अलावा मसल का एक्शन क्या है कि वो काम क्या कर रहा है, ठीक है। ये एक टेबल है थोड़े से मसल की, ये याद करना ज़रूरी है। अब इधर ये डायफ्राम, ये डायफ्राम एक मसल है, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। ये जो डायफ्राम है ना, एक मसल है, ठीक है, जो कि हमारी चेस्ट कैविटी को सेपरेट करता है एब्डोमिनल कैविटी के साथ, मतलब इन दोनों को, चेस्ट और एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट करके रखता है, ठीक है। अब ये कहता है कि इसमें से जो स्ट्रक्चर पास करते हैं जो थोरैक्स और एब्डोमिनल कैविटीज में कौन कौन से हैं, वो इसोफेगस, एओर्टा, ठीक है, वो इस डायफ्राम को पास करके जाते हैं या उसके अराउंड मूव होकर जाते हैं। अब ये जो डायफ्राम है ना, एक मतलब रेस्पिरेशन का एक इम्पोर्टेंट मसल है, ठीक है। अब इसके पार्ट्स 3 पार्ट्स होते हैं, एक इसका एक्सटर्नल है, ठीक है, और जो इसका एक्सटर्नल पार्ट है ना, वो ज़िफाइड प्रोसेस का जो पोस्टीरियर सरफेस होता है उधर से ये मतलब कि अराइज होता है, ठीक है। अब इसका जो कोस्टल पार्ट होगा, जो कि हमारी जो लोअर 6 रिब हैं और उसके जो कास्टर कार्टिलेज हैं, उधर से ये कोस्टल पार्ट अराइज होता है। अब जो ये जो हमारा वर्टिब्रल पार्ट है, वो हमारे वर्टिब्रल जो कॉलम्स होते हैं वहाँ से हमारा अराइज होता है, और एरिकेड लिगामेंट से, ठीक है। ये 3 पार्ट है। एक्सटर्नल जो है हमारा ज़िफाइड प्रोसेस के पोस्टीरियर सरफेस से अराइज हो रहा है, कोस्टल पार्ट जो है लोअर 6 और उसके कोस्टल कार्टिलेज से, और वर्टिब्रल पार्ट है वो वर्टिब्रल कॉलम से और एरिकेड लिगामेंट से, ठीक है। अब इधर हैं 2 केरस की बात बताई हुई है कि एक राइट केरस है, एक लेफ्ट केरस है। अब जो राइट केरस है ना, जो हमारी जो फर्स्ट 3 लंबर वर्टिब्रा होता है, और जो उसकी जो और वर्टिब्रा इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है, उसकी बॉडी की जो साइड्स होती है ना, वहाँ से ये राइट केरस अराइज होता है। मतलब कि जो फर्स्ट 3 लंबर वर्टिब्रा है उसकी जो बॉडीज़ होंगी ना, उसकी साइड से ये राइट केरस अराइज होता है। अब जो लेफ्ट केरस है, ये कहाँ से अराइज होगा कि जो हमारी फर्स्ट 2 लंबर वर्टिब्रा है उसकी जो बॉडीज़ हैं उसकी साइड से ये लेफ्ट केरस अराइज होता है, ठीक है। अब ये कहता है कि जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है उसके लेटरली क्या होता है कि एक डायफ्राम अराइज हो जाता है मीडियल और लेटरल एरिकेड लिगामेंट से। मतलब कि हमारा जो वर्टिब्रल क्रूला हमारा इधर वर्टिब्रल कॉलम को कहा जाए। जब क्रूला के लेटरली देखा जाए तो हमारा जो डायफ्राम है ना, वो हमारा मीडियल और लेटरल एरिकेड लिगामेंट से अराइज होता है। अब ये कहता है कि जो हमारा जो मीडियल एरिकेड लिगामेंट होता है, ये इसकी एक्सटेंशन कैसे है कि ये हमारी जो सेकंड लंबर वर्टिब्रा है उसकी बॉडी से लेके जो फर्स्ट लंबर वर्टिब्रा है उसकी जो ट्रांसवर्स प्रोसेस होता है उसकी टिप तक चला जाता है। कौन सा लिगामेंट? मीडियल एरिकेड लिगामेंट, ठीक है। ये मतलब कि ट्रांसवर्स प्रोसेस की टिप तक चला जाता है फर्स्ट लंबर वर्टिब्रा के। अब इसका जो लेटरल एरिकेड लिगामेंट है वो कहाँ से जाएगा कि हमारी जो फर्स्ट लंबर वर्टिब्रा है उसका जो उसकी जो टिप है ट्रांसवर्स प्रोसेस की, वहाँ से लेके जो 12th रिब है उसके लोअर बॉर्डर तक चला जाता है, ठीक है। अब इसके अलावा एक होता है मीडियन एरिकेड लिगामेंट। वो क्या करता है कि जो हमारे एओर्टा के जो इंटीरियर सरफेस होता है उधर से ये क्रॉस करके जाता है और हमारा क्या करता है कि जो मिडियल बॉर्डर होते हैं 2 क्रोला के उसको कनेक्ट करके रखता है, ठीक है। अब इधर कह रहा है कि जो हमारा जो डायफ्राम है ना, ये हमारा इंसर्ट हो जाता है सेंट्रल टेंडन में, जो इसकी शेप कैसे है कि 3 लीव्स लाइक उसकी शेप है, ठीक है। अब ये कहता है कि जो टेंडन का जो सुपीरियर सरफेस होता है ना, वो पार्शियली किसके साथ फ्यूज होता है कि हमारी जो फाइब्रस पेरिकार्डियम है उसके इन्फीरियर सरफेस के साथ, ठीक है। अब कहता है कि जो कुछ मसल फाइबर है ना, वो राइट केरस के पास हो जाएंगे लेफ्ट की साइड, ठीक है, और क्या करेंगे जो इसोफिगस ओरिफिस है उसको सराउंड करेंगे, जो कि स्लिंग लाइक लूप है, ठीक है। अब ये जो फाइबर्स हैं इनका काम क्या है कि एक स्फिंक्टर के तौर एक्ट करते हैं, और ये क्या करते हैं कि हमारी जो रीगर्गिटेशन ऑफ द स्टमक के जो कंटेंट है उसको असिस्ट करते हैं, ठीक है, उसकी प्रिवेंशन करते हैं। कहाँ? जो हमारा इसोफेगस का थोरेक्स पार्ट है। रीगर्गिटेशन मतलब कि बैकवर्ड मूवमेंट के कोई भी कंटेंट जो है ना
थोरेक्स वाला पार्ट वाला उसकी जो रीगर्गिटेशन मतलब कि उसको मतलब कि बैकवर्ड मूवमेंट को प्रिवेंट करते हैं कि ताकि उसमें कोई भी बैकवर्ड मूवमेंट ना हो सके उसके कंटेंट कोई। ठीक है, ये फाइबर्स का काम ये है। ठीक है, अब जो है इसकी डायफ्राम की शेप क्या है। ठीक है, अब देखा जाए तो इसके एक दो डोम्स है, राइट और लेफ्ट। डोम्स को हम कैपुला कहते हैं। अब जो राइट जो डोम है, ये हमारा जो फिफ्थ रिब है उसके अपर बॉर्डर से जाएगा, और हमारा जो लेफ्ट डोम है वो उसके फिफ्थ रिब के लोअर बॉर्डर पे होता है। अब जो राइट डोम है वो हायर लेवल पे क्यों होता है, क्यों इसलिए होता है क्योंकि जो हमारी जो लिवर की लार्ज साइज़ की वजह से वो हायर लेवल पे होता है राइट डोम। ठीक है, अब ये कहता है कि जो इसका जो सेंट्रल टेंडन होता है ना, वो हमारा जो जीफी स्टर्नल जॉइंट होता है उसके लेवल पे लाई करता है, जो कि जहाँ पे वो डायफ्राम इंसर्ट हो रहा था। ठीक है, अब ये डोम्स का काम क्या है कि ये जो डोम्स होते हैं ये हमारी जो राइट और लेफ्ट लंग्स हैं ना उसको सपोर्ट करके रखते हैं। ठीक है, ये जो लंग्स हैं इसको सपोर्ट करेंगे। अब इसके अलावा जो हमारा जो सेंट्रल टेंडन है वो किसको सपोर्ट करेगा, हमारी हार्ट को ये सपोर्ट करेगा। ठीक है, अब ये कहता है कि जो डायफ्राम की जो लेवल है ना वो हमारी वेरी करते हैं ड्यूरिंग द फेज ऑफ एक्सप्रेशन, मतलब कि रेस्पिरेशन के जो फेज़ में उसकी लेवल्स जो होती है ना वो चेंज हो जाते हैं कि एक्सपिरेशन में उसकी लेवल अलग होगी और इंस्पिरेशन में उसकी लेवल अलग होगी। ठीक है, अब ये कहता है कि जो डायफ्राम देखा जाए तो जब हम बंदा कोई सिटिंग में हो या स्टैंडिंग में हो तो डायफ्राम लोअर पोर्शन पे होगा, और जब कोई सुपाइन पोर्शन में होगा ना, या कोई मतलब कि रोटी खाने के बाद आफ्टर लार्ज मील के बाद वो क्या होगा, उसकी जो डायफ्राम की जो लेवल होगी ना वो हायर पे होगी। ठीक है, अब जब इसको साइड से देखा जाए तो इसकी स्ट्रक्चर कैसे है, तो इसकी जो स्ट्रक्चर है वो हमारे इन्वर्टेड जे जैसे होता है ना, इसकी ये वैसे शेप होती है। ठीक है, और ये हमारा एक्सटेंड कहाँ से होता है, वर्टिब्रल कॉलम से एक्सटेंड होके कहाँ तक, फॉरवर्ड की तरफ जाएगा, कहाँ जी-फेड प्रोसेस तक। ये इसकी शेप थी कि राइट और लेफ्ट डोम था। डोम क्या कर रहा था कि राइट और लेफ्ट रंग को सपोर्ट कर रहा था। सेंट्रल टेंडन जो होता है वो हमारी हार्ट को सपोर्ट कर रहा था, और इसकी जो लेवल्स होती हैं वो चेंज होती हैं ड्यूरिंग मतलब कि डिफरेंट फेज ऑफ द रेस्पिरेशन। ठीक है, डायफ्राम लोअर होगा जब पर्सन जो होगा सिटिंग में या स्टैंडिंग में होगा, और ये हायर होगा जब कोई स्पाइन पोजिशन में होगा या आफ्टर मील में होगा। और ये इसकी जो स्ट्रक्चर है मतलब कि इसकी जो ये इन्वर्टेड जे टाइप होता है इसकी अपीयरेंस। अब इसकी डायफ्राम की नर्व सप्लाई देखा जाए तो इसके जो मोटर नर्व जो सप्लाई होती है वो कहाँ से आती है कि जो राइट और लेफ्ट फ्रेनिक नर्व है ना वहाँ से मोटर नर्व सप्लाई आती है। ठीक है, अब जो ईच फ्रेनिक नर्व है ना वो क्या करती है कि जो हमारा जो हाफ ऑफ द डायफ्राम है उसको सप्लाई देती है। अब इसका फंक्शन क्या है कि ये डायफ्राम क्या करता है, ऑपरेट एज टू हेमी डायफ्राम। ठीक है, इसका क्योंकि आधे को दे रही है ना हेमी डायफ्राम, इसलिए कहती है। अब जो इसकी जो मोटर नर्व सप्लाई तो आ गई कि राइट और लेफ्ट फ्रेनिक नर्व से आती है। अब इसकी जो सेंसरी नर्व सप्लाई ना वो एक तो फ्रेनिक नर्व सप्लाई देगी और प्रेटर पेलुरा होगा, और जो हमारे पेरोटिनियम होगी ना वो जो स्ट्रक्चर है वो क्या करेगी, जो इसका जो सेंट्रल सरफेस होता है डायफ्राम उसको कवर करके रखेगी। अब जो लोअर 6 इंटरकोस्टल नर्व्स हैं, जो कि हमारे लोअर 6 इंटरकोस्टल नर्व्स हैं ना वो क्या करते हैं, जो हमारी जो डायफ्राम की जो पेरिफेरल पार्ट होता है, जो पेरिफेरीज होती है ना उसको सप्लाई देती हैं। ठीक है, मोटर कहाँ को सप्लाई दे रही थी, वो हाफ ऑफ द डायफ्राम को, और ये जो लोअर 6 इंटरकोस्टल नर्व हैं वो क्या करेंगे, जो हमारी डायफ्राम की जो पेरिफेरी होगी उसको सप्लाई देंगे। अब इसका एक्शन क्या है कि डायफ्राम जब कॉन्ट्रैक्शन होगी ना डायफ्राम क्या होगा, पुल डाउन हो जाएगा, नीचे की तरफ होगा, तो इसका जो डायमीटर है वर्टिकल डायमीटर वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और डायफ्राम फ्लैटिन होता है कब, कंट्रैक्शन में, जब कंट्रैक्शन होगी तो डायफ्राम फ्लैटिन हो जाएगा। अब जब एक्सपायरेशन होगी तो ये एलिवेट होगा। ठीक है, ये इसका डायफ्राम का एक्शन है कि वो कॉन्ट्रैक्शन में उसकी कैसे हो रहा है, फ्लैटिन हो रहा है, और एक्सपायरेशन या हमारे रिलैक्सेशन में वो एलिवेट हो रहा है। अब इसके डायफ्रामेटिक एक्शन क्या हैं, ठीक है, इसके 4 मेन एक्शन है। एक तो है मसल ऑफ इंस्पायरेशन। ये अब मैंने इधर बात हो गई कि जब कॉन्ट्रैक्शन होगी तो डायफ्राम क्या करता है, वो अपनी सेंट्रल टेंडन को पुल करता है और इसका जो वर्टिकल डायमीटर होता है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट मसल है जो कि ये एक इंपॉर्टेंट मसल है डायफ्राम, जो कि इंस्पायरेशन में यूज़ होता है। अब है ये मसल ऑफ एब्डोमिनल स्टैंडिंग। कहता है कि जब डायफ्राम की कंट्रैक्शन होगी ना तो हमारी जो क्या करेगा देखिए, जो मसल्स जो हमारे एंटीरियर और लेटरल जो होंगे, एब्डोमिनल वाल का जो एंटीरियर और लेटरल वाले जो मसल्स होंगे उनको क्या करेगा, उसकी कंट्रैक्शन को असेस करेगा, और ये क्या करेगा, जो हमारा जो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर होता है उसको इंक्रीज करेगा मिक्चुरेशन, डिफिकेशन और पार्चुरेशन के लिए। ठीक है,
कहता है कि जब हम डीप मतलब कि जब हम डीप ब्रेथ लेंगे ना तो हमारी जो ग्लोटिस होता है लेरेंक्स का वो क्लोज हो जाता है, जो कि इस मैकेनिज्म को ऐड करता है। कहता है कि जो हमारा जो डायफ्राम है ना वो राइज नहीं होता है। कब राइज नहीं होगा? क्योंकि जब हमारी एयर जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ट्रैप्ड हो जाएगी तो फिर हमारा डायफ्राम है ना वो राइज नहीं हो सकेगा। ठीक है, फिर जब वो जो हमारी एयर जो होती है वो एस्केप हो जाती है तो फिर एक ग्रंटिंग साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ये इसका मसला एब्डोमिनल स्ट्रेनिंग। इसमें क्या है कि ये हमारे जो एब्डोमिनल वॉल के जो एंटीरियर और लेटरल मसल्स हैं उसको असिस्ट करता है कंट्रैक्शन के लिए, और ये क्या करता है कि हमारा जो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर है उसको इंक्रीज़ करता है। ठीक है, इसके अलावा ये कहता है कि ये हमारा जब एयर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ट्रैप्ड हो जाती है तो डायफ्राम मतलब राइज नहीं होता, और इसके अलावा जब एयर जो होती है एस्केप होती है तो ये ग्रंटिंग साउंड प्रोड्यूस करवाता है। ठीक है, ये हो गया। अब इसका जो थर्ड पोर्शन है वो है वेट लिफ्टिंग मसल। अब कहता है कि कोई पर्सन है वो एक डीप ब्रीथ ले रहा है और कोई चीज़ उसने होल्ड करके रखी है। ठीक है, डायफ्राम क्या करता है कि जो हमारे जो ऊपर पड़ के आए कि जो हमारे एब्डोमिनल वॉल के जो इंटीरियर और लेटरल मसल्स हैं उनको असिस्ट करता है, और ये क्या करेगा कि जो हमारा इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर जो होता है उसको राइज करेगा। ठीक है, और इसके अलावा ये क्या करेगा कि हमारी जो वर्टिब्रल कॉलम होगा, क्योंकि वेट लिफ्टिंग हो रही है ना, तो ये क्या करेगा कि वेट लिफ्टिंग में वर्टिब्रल कॉलम को ये क्या करके रखेगा, सपोर्ट करेगा और उसको फ्लेक्जन को प्रिवेंट करके रखेगा। ठीक है, जाहिर बात है किसी ने मतलब कि वेट को होल्ड करके रखा हुआ है तो वर्टिब्रल कॉलम अगर मतलब कि उसकी डिसलोकेशन ना हो जाए तो ये मसल क्या करता है, उसको सपोर्ट देता है और उसको प्रिवेंट करता है फ्लेक्जन को। और इसके अलावा ये क्या करता है कि जो हमारे जो पोस्ट वर्टिब्रल मसल्स होते हैं जो कि पोस्ट की तरफ पीछे की तरफ होते हैं उनको क्या करता है, उनको असिस्ट करता है। ठीक है, ये हमारा एक वेट लिफ्टिंग का ये इसका काम हो गया कि वेट लिफ्टिंग मसल ये कैसे है। अब बेट थोरोको एब्डोमिनल पंप। अब ये कहता है कि जब हमारी डायफ्राम डिसेंड हो जाता है ना तो हमारा जो इंट्राथोरेसिक प्रेशर होता है ना वो कम हो जाता है, वो डिक्रीज़ हो जाता है। जब ये हमारा डायफ्राम नीचे की तरफ होगा तो इंट्राथोरेसिक प्रेशर डिक्रीज़ होगा, और सेम टाइम जो हमारा इंट्रा जो एब्डोमिनल प्रेशर है ना वो इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, अब ये जब प्रेशर में जो चेंजिंग आ रही है ना तो इससे क्या होगा कि हमारी जो ब्लड होगी वो कंप्रेस हो जाएगी, कहाँ, इन्फीरियर वेना केवा में। ठीक है, जो कि क्या करेगी, वो अपवर्ड फोर्स करेगी, कहाँ करेगी, राइट आर्टरियम ऑफ द हार्ट। ठीक है, अब ये कहता है कि जो हमारे जो लिम्फ होते हैं ना वो एब्डोमिनल लिम्फ वेसल्स वो कंप्रेस हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा कि हमारा जो होता है नेगेटिव इंट्राथोरेसिक प्रेशर हो जाएगा, और इसके जो प्रेशर जो है वो अपवर्ड की तरफ मूव करेगा, किसके साथ, थोरेसिक डक्ट के साथ। ठीक है, अब ये कहता है कि जो हमारी जो वाल्व्स हैं ना वो उनकी प्रेजेंस से ये क्या होगा कि मतलब कि थोरेसिक डक्ट में जो वाल्व्स हैं उनकी प्रेजेंस से क्या हो जाएगा कि वो बैक फ्लो को प्रिवेंट करके रखेंगे। ठीक है, ये क्या थे, इसके 4 डायफ्रामेटिक फंक्शन थे जो हमने पढ़े हैं। अब डायफ्राम की ओपनिंग्स, इसकी 3 ओपनिंग है, एओर्टिक ओपनिंग, इसोफिगल ओपनिंग और केवल ओपनिंग। अब ये जो एओर्टिक ओपनिंग है ना इसकी जो लेवल होती है वो 12 थोड़े से वर्टिब्रा में होगी। ठीक है, और ये इसमें कौन से स्ट्रक्चर होते हैं वो ट्रांसमिट होते हैं। एओर्टा ट्रांसमिट होता है, थोड़े से डक्ट ट्रांसमिट होती है, और एजाइगस वेन ट्रांसमिट होती है। ठीक है, अब इसके अलावा जो इसोफिगल ओपनिंग है वो हमारी जो 10th जो थोड़े से वर्टिब्रा होता है उसके लेवल पे होती है। ठीक है, और इसमें से इसोफिगस ट्रांसमिट होता है, और राइट और लेफ्ट वेगस नर्व, इसके अलावा जो हमारी जो लेफ्ट गैस्ट्रिक वेसल्स की जो इसोफिगल ब्रांचेज हैं वो ट्रांसमिट होंगी, और हमारी जो लोअर थर्ड इसोफिगस के जो लिम्फेटिक्स हैं वो इधर से इसोफिगल ओपनिंग के ज़रिए ट्रांसमिट होती हैं। इसके बाद जो हमारी केवल ओपनिंग जो है ये हमारी जो 8th जो थोड़े से वर्टिब्रा है उसके लेवल पे होंगी, और ये क्या करेंगी, ये हमारी एक तो इन्फीरियर वेना केवा को ट्रांसमिट कराते हैं, और इसके अलावा जो राइट जो हमारी फ्रेनिक नर्व है उसकी जो ब्रांचेज हैं उसको टर्मिनल ब्रांचेज को ट्रांसमिट करते हैं। इन ओपनिंग्स के अलावा अब हमारी जो सिम्पैथेटिक जो स्फेलेनिक नर्व है ना, सिम्पैथेटिक स्फेलेनिक नर्व वो क्या करेगी, वो तो जब वर्टिब्रल कॉलम को पास करके जाएगी तो सिम्पैथेटिक ट्रंक जो होगा वो मीडियल एरुकेड लिगामेंट के पोस्टीरियर जाएगा, और हमारे जो सुपीरियर जो एपिगैस्ट्रिक वेसल्स होते हैं ना वो एक्सटर्नल और कोस्टल जो मार्जिन होता है उसके डायफ्राम के उसके बीच में से पास करेंगे। मैं ये बता रहा है कि सिम्पैथेटिक जो स्फेलेनिक नर्व है वो एक तो क्रूरा को पास करके जाएगी। ठीक है, और इसके अलावा जो सिम्पैथेटिक जो ट्रंक है वो मीडियल एरुकेड लिगामेंट के पोस्टीरियर पास करेगा, और इसके अलावा जो सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स है ना वो हमारे एक्सटर्नल और जो कोस्टल ओरिजिन है डायफ्राम का उसमें से उनके बिटवीन में से पास करके जाएंगे। डायफ्राम के बाद अब एक मसल है इधर है लेवेटर्स कोलोस्ट्रम।
ये जो लेवर कोस्टम है ना, इसमें एक तो 12 पेयर्स होते हैं, ठीक है। एक तो ये एक ट्राइंगुलर शेप है, ये हमारी जो रिब है ना उसके बिलो इंसर्ट होता है, ठीक है। ये क्या करता है कि ये हमारा जो रिब्स हैं उसको एलिवेट करता है। और इसके अलावा ये क्या करता है कि ये एक प्रोप्रियोसेप्टिव डिवाइस है। ये प्रोप्रियोसेप्टिव डिवाइसेस वो होती हैं जो कि हमारी जो प्रेशर या जो फोर्स होता है ना उसको कंट्रोल करके रखती हैं, ठीक है। इसका कोई खास फंक्शन नहीं है, ये एलिवेट करता है रिब्स को, लेकिन ये क्वेश्चनेबल है, ये इसका रोल इतना खास नहीं है, ठीक है। अब ये सेरेटस पोस्टीरियर मसल्स। अब ये जो सेरेटर पोस्टीरियर सुपीरियर होता है और सेरेटर पोस्टीरियर इंफीरियर होता है, ये दो मसल हैं। एक तो ये थिन होते हैं और फ्लैट मसल हैं, ठीक है, जो कि किस पे कंप्राइज हैं, जो हमारी जो इंटरमीडिएट लेयर होती है ना मसल की, उस पर कंप्राइज हुए पड़े होते हैं। अब इसका जो सुपीरियर मसल है वो एक तो डाउनवर्ड की तरफ पास करेगा और हमारा लेटरली जाएगा, और हमारी जो अपर रिब्स है ना उस पर इंसर्ट हो जाएगा। अब इसका जो इन्फीरियर मसल होगा वो अपवर्ड जाएगा और लेटरली जाएगा, और कहाँ हमारी जो लोअर रिब्स है ना उधर इंसर्ट हो जाएंगे। दोनों मसल्स को इंटरकोस्टल जो एडजेसेंट जो इंटरकोस्टल नर्व्स हैं वो सप्लाई देती हैं, ठीक है, ठीक है। अब ये यहाँ तक इनका भी, इन दोनों मसल का भी प्रोप्रियोसेप्टिव फंक्शन में रोल है, ठीक है। क्या करेंगे, ये हमारे जो प्रेशर या फोर्स को कंट्रोल करके रखेंगे। इसी के साथ आज ये हमारा ये लेक्चर है वो हम एंड करते हैं। उम्मीद है आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलें। अपना ख्याल रखें, बाय।